नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष जो है आरओ के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग जो है ध्येय आईएएस संस्थान के 7वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। हालांकि जीएस सेक्शन का ये टेस्ट नंबर 4 है और इसके तहत जो है हम लोग जो है अप्रैल 2023 के करेंट अफेयर पे भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के समक्ष जो है 140 क्वेश्चन होंगे, जिनको हम क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन है कहा जाता है, दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि जो है कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की गई थी, और इसका कारण दे रखा है यानी आर दे रखा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य जो है हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना तथा उस पर कर लगाना था, यानी टैक्स लगाना था। तो आप देखना है, आपको नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। जो अभिकथन दे रखा है ए ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि जो है कार्टज आर्मेडा काफिला जो है ये व्यवस्था जो है हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू नहीं की गई थी। ये व्यवस्था जो है पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी। तो यहाँ पे जो अभिकथन ए है वो गलत हो जाता है, ठीक है। और इस व्यवस्था द्वारा बिना परमिट के कोई भी भारतीय या अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। इसके अलावा जो है पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहा करते थे, और वे जो है बिना परमिट के भारतीय और अरबी जहाज़ों को उसमें अरब सागर में नहीं जाने देते थे। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसलिए सही होगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे सामने कि मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठाओं के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था? तो यहाँ पे दूसरे का सही जवाब है सी ऑप्शन। चौथ कर के जो है बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब है। चौथ से तात्पर्य 1/4 टैक्स लगता था, जिसको चौथ कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तरकालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह फर्स्ट रंगीला के संबंध में सत्य नहीं है? ये जो कथन 4 दे रखे हैं, तो ये देखना है कि उत्तरकालीन जो है मुगल सम्राट जो थे मोहम्मद शाह फर्स्ट, जिसको रंगीला भी कहा जाता था, उनके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो इनका शासनकाल क्या रहा और जो है इनको रंगीला उपनाम कैसे मिला, ये सब चर्चा करेंगे, और कौन सा कथन है ये भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले इसका जो है सही जवाब होगा कि इसने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, इसलिए जो है ये कथन जो है गलत हो जाता है, डी ऑप्शन। क्योंकि जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा जो है फर्रुखसियर ने प्रदान की थी, ना कि जो है मोहम्मद शाह फर्स्ट यानी रंगीला ने प्रदान की थी। बाकी जो है ऊपर के जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो जो है रंगीला से संबंधित सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर कथन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि का संबंध किस एक युद्ध से था? तो यहाँ पे चौथा देखते हैं, तो सुगौली की संधि का जो है संबंध जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आंग्ल नेपाल युद्ध से था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये कब हुआ था? तो ये जो है लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में जो है इनका काल रहा 1813 से 23 के मध्य। तो इस दौरान जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, और कब से कब तक हुआ? तो 1814 से 16 के मध्य हुआ, और इस युद्ध का समापन जो है सुगौली की संधि द्वारा किया गया, जिसका अनुमोदन मार्च 1816 में हुआ। इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के सही कालक्रम के हिसाब से कौन सा एक विकल्प सही है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई,
1828 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। और जो है इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। और बम्बई में हुई इसकी स्थापना। और इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। इसके अलावा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई। कहाँ पर? कलकत्ता में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी जो है इसके संस्थापक थे। अगला है परमहंस मंडली। इसकी स्थापना 1849 में कब हुई? कहाँ हुई? बम्बई में। और किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा जो है बी ऑप्शन, जो है बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 1828, 1839, 1849, 1867, ये क्रम सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। और दूसरा कथन है कि वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ से लिया गया है। और तीसरा है कि आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो यहाँ तो देखा जाए तो दिए गए सारे कथन जो है सत्य है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति है और इस उपन्यास का जो है कथानक जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसके अलावा जो है वंदे मातरम भी इस उपन्यास से ही लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि निम्नलिखित वायसरायों में कौन सा एक साहित्यकार एवं कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिखता था। तो यहाँ पे देखा जाए 7वें का सही जवाब होगा वायसराय लॉर्ड लिटन एक साहित्यकार एवं कवि भी थे और वे अपनी रचनाएं जो है ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिखा करते थे। वर्ष 1867 से 80 ईस्वी तक वे भारत के वायसराय रहे और 1878 में प्रसिद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के जो है कार्यकाल में पारित किया गया था। इन्हीं के कार्यकाल में पारित किया गया था वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी। तो इन तीनों की ही स्थापना जो है विदेश में हुई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में जापान में हुई और इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में इंग्लैंड में हुई और यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1908 में जो है यूएसए में हुई। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की और इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के संदर्भ में दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा 5 सितंबर 1920 को प्रारंभ किया गया था, इस आंदोलन को ही एक वर्ष में स्वराज कहा जाता है। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन की बात हो रही है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अशोक के समय मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी और दूसरा कथन है कि मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। तो यहाँ पे देखा जाए 11वें का सही जवाब क्या होगा कि दोनों ही कथन सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है नीचे दो कथन है, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। दोनों को देखकर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन में दे रखा है कि सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी और इसका कारण है कि सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। तो बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पे देखा जाए जो है पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन के लिए है कि सरस्वती नदी को ऋग्वेद में जो है मातेत्मा और देवोत्मा एवं जो है नदीत्मा कहा गया है और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख जो है सिंधु नदी का हुआ है, ना कि सरस्वती नदी का।
और ऋग्वेद में गंगा नदी का जो है 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस एक शासक के राजसभा में निवास करते थे? तो वे जो है बंगाल के पाल वंश के संस्थापक गोपाल, जिनका शासनकाल की बात की जाए तो 750 से 770 ईस्वी तक था। इसी वंश के महान शासक जो धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला तथा सोनपुर विहारों की स्थापना की। और प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र जो है धर्मपाल के राजसभा में ही निवास किया करते थे। तो यहाँ पे बात हो जाएगी सही, ए ऑप्शन धर्मपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक जो है गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था? तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था जो है जजिया जो है खराज कर जो था, खराज कर था जो वो गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। इसके अलावा जो है जजिया कर होता था वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। इसके अलावा जकात जो था वो मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और जो है खुम्स जो था वो युद्ध में लूट से प्राप्त धन हुआ करता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में सही कालक्रम क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में, अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में, और क्रिप्स मिशन जो है 1942 में, और वेवेल योजना जो है 1945 में। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? तो यहाँ पर महाभारत के भीष्म पर्व में जो है गीता का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 17 में मुशरिफ जो है सहलेखाकार हुआ करते थे, जिनको कहा जाता था मुगल कालीन में ये पद होता थे जो मुशरिफ, उनको कहा जाता था सहलेखाकार। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सहलेखाकार। तो यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो इसका सही जवाब है बिलग्राम युद्ध में जो है शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया और आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह युद्ध जो है 17 मई 1540 को हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। इसके अलावा जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था जनवरी 1528 में मेदिनी राय एवं जो है बाबर के मध्य। इसके अलावा घाघरा युद्ध हुआ था मई जो है 1529 में अफगान एवं बाबर के मध्य। और चौसा का युद्ध हुआ था जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के मध्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द कौन सा है? मुरीद भी है, खानकाह है, बासरा है। तो यहाँ पे देखा सही जवाब होगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन में दे रखा है महेंद्र वर्मन पहला, जिनका है 600 से 630 ईस्वी, और नरसिंह वर्मन फर्स्ट है तो इनका है 630 से 668, और नंदी वर्मन सेकेंड इनका है 731 से 796, और परमेश्वर वर्मन का फर्स्ट का है जो है 670 से 700। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए सही सुमेलित नहीं है तो फरेजी आंदोलन जो है 1819 फरीदपुर बंगाल में हुआ था। इसके नेता थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। इसके अलावा जो है तयूनी आंदोलन था वो हुआ
1839 में ढाका में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मिलान सही नहीं है। और ढाका में हुआ और इसके नेता थे करामत अली। इसके अलावा अलीगढ़ आंदोलन हुआ, वो हुआ अलीगढ़ में 1875 में, इसके नेता थे सर सैयद अहमद खान। और अहमदिया आंदोलन हुआ फरीदकोट में 1889 में, 1889-90 में, और इसके जो है नेता थे गुलाम अहमद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। यहाँ पे 22 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, हुविस्क शासक के जो है सिक्के थे जिनमें जो है शिव और स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो यहाँ पे दंडपाशिक जो है पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और जो है महादंड नायक जो है न्यायाधीश होता था, और महाबलाधिकृत जो है होते थे वो सेनापति होते थे। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, तो इनको कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो अभिकथन में दे रखा है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, और इसका कारण है कि यह अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। और यह जो है अरुण ग्रह जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, और यह सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इस ग्रह की खोज जो है विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिण में लगभग 10 से 25 डिग्री जो है अक्षांशों के मध्य विस्तीर्ण है, और जो है इनका जो है लनोस सिल्वास जो अमेजन बेसिन है, और पार्कलैंड जो अफ्रीका में है, और उष्णकटिबंधीय घास मैदानों के उदाहरण हैं। इसके अलावा जो पंपास दे रखा है यानी ब्राज़ील में, वो शीतोष्ण कटिबंधीय जो है मैदान का उदाहरण है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मूलाभ मेघ जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है, वायुमंडल की किस संरचना में पाए जाते हैं। तो ये जो है वायुमंडल में समताप मंडल में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन सही जवाब है। और इनका औसत विस्तार जो है 12 से 50 किमी की ऊंचाई तक है, और इन बादलों को नेक्रिएट क्लाउड्स भी कहा जाता है। ये समताप मंडल में पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है, और दूसरा कथन है कि टिटिकाका झील जो है बोल्विया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है। तीसरा कथन है कि फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। तो सारे कथन सही है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। तो यहाँ पे देखा जाए इसका सही जवाब है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। व्यापारिक पौने उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से जो है विश्ववतीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में निरंतर बहने वाली पौने हैं, और ये जो है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में जो है गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। तो यहाँ पे देखा जाए ये ऑप्शन सही है कि गहरे सागर जो है अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ जनजातियां हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। तो सही सुमेलित है, तो सिमांग जो है मलेशिया में है, न्यूजीलैंड लिखा है तो ये गलत है। माओरी जो है न्यूजीलैंड में है, तो ये भी गलत है, लिखा मलेशिया है। और बोरो जो है
ब्राज़ील में है और बंतु जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। तो यहाँ पे सही जो है सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला कथन है कि संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है, और दूसरा है कि आयरलैंड के संविधान में इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो यहाँ देखा जाए तो 31 का सही जवाब क्या है? पहला तो कथन सही है, दूसरा लेकिन गलत है, क्योंकि आयरलैंड के संविधान में इसे जो है स्पेन के संविधान से लिया गया है, ना कि यूएसए के संविधान से। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। इसके अलावा जो है नीतियाँ एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय जो है राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे केवल जो है क्या पूछा है? सत्य नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन में दे रखा है कि आपात की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं, और इसका कारण है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के समान संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। तो कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसके अलावा जो बात की जाए तो संविधान के भाग जो है 18 में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकालीन प्रावधान जो है सम्मिलित किए गए हैं, और आपातकाल की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संसद में बजट पारित होने के स्तरों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो है पहले जो है बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, तो ये पहला हो गया, और जो है इसके बाद जो है आम बहस होती है। तो यहाँ पे आम बहस होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा जो है सीक्वेंस और कहीं नहीं है। तो यहाँ पे इसके बाद जो है विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, फिर इसके बाद जो है अनुदान मांग पर मतदान होता है, फिर इसके बाद जो है विनियोग विधेयक पारित होता है, फिर होता है वित्त विधेयक पारित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में, लेकिन जो है लिखा है 1868। तो यहाँ पे यही गलत है, बाकी जो है सही है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में, और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष या जो है आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 35 का सही जवाब है, केवल पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार जो है उससे पहले भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे चौथे नहीं जबकि 5वें वर्ष होगा, तो यहाँ पे पहला कथन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। वोहरा समिति के संबंध किससे है? तो वोहरा समिति का जो है गठन राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए वर्ष 1993 में की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2018 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में यह उल्लेख किया कि आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। यह निजता के अधिकार के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय था। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ पे 38 का सही जवाब है सी ऑप्शन 64 का, क्योंकि वोटिंग मशीन में 16 बटन होते हैं और किसी पोलिंग स्टेशन पर
एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 4 का प्रयोग होता है। इस प्रकार कुल जो है 64 प्रत्याशियों का चुनाव इससे संभव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्न में से कौन सा या कौन से इकोटोन का उदाहरण है। इकोटोन का उदाहरण कौन सा है? तो इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य और अथवा दो भिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र है जिसमें दो पारिस्थितिक तंत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं और जो है इकोटोन में जैव विविधता दोनों ही तरफ के समुदायों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए इस परिघटना को एज इफेक्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सारा ही सही है, तीनों ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न देशों में से किस देश की समुद्री तटरेखा नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जिन देशों की समुद्री तटरेखा नहीं पाई जाती उन्हें जो है भू आविष्टित जो है देश कहा जाता है। इसके लिए देखा जाए तो बोलिविया एक जो है भू आविष्टित देश है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है और दक्षिण अमेरिका का एक जो है अन्य भू आविष्टित देश जो है पराग्वे है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 41 में देखा जाए कर्मेडेक गर्त जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, ना कि उत्तरी प्रशांत महासागर में, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष संघ सूची में संबंधित नहीं है? तो संघ सूची से संबंधित नहीं है तो यहाँ पे देखा जाए तो कृषि सिंचाई एवं सड़कें जो है किससे संबंधित नहीं है? संघ सूची से, क्योंकि जो है संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में विषयों को संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। इसके लिए जो है युद्ध एवं संधि, हवाई मार्ग, डाकतार, टेलीफोन, बैंक, बीमा, खाने, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक इत्यादि जो है संघ सूची में सम्मिलित हैं। इसके अलावा जो है कृषि सिंचाई एवं सड़कें जो है राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो इनका समय जो है इनका जो है कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ जो है पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। जो है कुल भारत के निकटतम पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिनमें से चीन, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान से इसकी स्थलीय सीमा लगती है, लेकिन जो है मालदीव एवं श्रीलंका के साथ इसकी जो है समुद्री सीमा लगती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 जो है देशों से स्थलीय सीमा लगती है भारत की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? यहाँ पे 45 का देखा जाता है तो मैकाल पठार जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अमरकंटक जो है जिसकी ऊंचाई जो है 1065 मीटर है, ये जो है मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है और इस पठार से जो है सोन, नर्मदा और महानदी नदियाँ निकलती हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जो है ऑप्शन दे रखे हैं वो महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो यहाँ पे 46 का सही जवाब है सी ऑप्शन, नर्मदा नदी है और इसका उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है और यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। तो इसमें जो है सही जवाब है नालिका, अवनालिका और घाटी, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो किसके द्वारा? ये रिपोर्ट UNEP द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही सुमेलित नहीं है, तो गद्दी जनजाति का निवास स्थान जो है हिमाचल प्रदेश है, ना कि जो है गुजरात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है? तो दैनिक तापांतर भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है। यहाँ का तापमान जो है असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में
कम होता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है सुरमा घाटी और मेघना घाटी स्थित है। तो ये आपको बताना है कि जो है यहाँ पर कि सुरमा घाटी और मेघना घाटी कहाँ स्थित है। तो ये दोनों जो है मेघालय के पठार के दक्षिणी जो है मंद ढाल में स्थित है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन, मेघालय के पठार में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ तो किस काल में हुआ है। तो यहाँ देखा जाए तो 52 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कार्बोनीफेरस काल में हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो है पैंजिया, जिसको स्थलखंड भी कहा जाता है, उसका विभाजन जो है दो भागों में हुआ। पहला अंगारा लैंड जो उत्तरी भाग था, दूसरा हुआ गोंडवाना लैंड जो दक्षिणी भाग था। में लगभग जो है 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है कार्बोनीफेरस काल में हुआ था। और इसके अलावा महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन जो है अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में किया था। तो यहाँ पे सही जवाब बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ देखा जाए संसद के मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता और राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को भी और जो है राज्य विधान परिषद के सदस्यों को भी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त तो सभी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में ये वर्णन मिलता है कि धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 55 का सही जवाब है। 55 का सही जवाब क्या होगा देखते हैं। तो तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तमिलनाडु में है 39, राजस्थान में कितनी है 25, गुजरात में कितनी है तो 26 और महाराष्ट्र में कितनी है 48। तो देखिए क्या मिलान सही बन रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है कि पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था। तो ये जो है पेशा अधिनियम जो है भूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में लाया गया था और सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में ही 1994 में इस समिति का गठन किया गया और जिसका उद्देश्य था कि अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करके यह सुझाव देना कि पंचायती राज के प्रावधान इन क्षेत्रों पर किस प्रकार लागू किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शून्यकाल के संबंध में सही कथन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन है कि शून्यकाल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होते हैं और दूसरा कथन है कि भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। तीसरा कथन है कि पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है हालांकि जो है संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है, लेकिन जो है इसका जो है भारतीय संसदीय प्रक्रिया में कोई खासा जो है मतलब उल्लेख नहीं मिलता है और यह जो है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो है 1 घंटे का समय जो है शून्यकाल कहलाता है और इसमें जो है बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा कि जो है यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, पहला और दूसरा सही है।
क्योंकि जो है यहाँ पे दिया गया है इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न उठाया जा सकता है। तो तीसरे में दे रखा है कि पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है। तो इसमें जो है सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी जो है ऊपर के दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 131 देखा जाए तो अनुच्छेद 131 में है कि उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता इसके अंतर्गत आती है। तो ये जो है सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते एवं पेंशन की बात की गई है। तो यहाँ पे जबकि जो है अनुच्छेद 125 में इसका वर्णन मिलता है, वेतन भत्ते और पेंशन की बात जो है अनुच्छेद 125 में की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। तो किस अनुच्छेद में ये उपबंध है। तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 6 में मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो इसमें लोकसभा के लगभग 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 61 का जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव जो है यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव जो है कॉर्पस ल्यूटियम कोशिका द्वारा किया जाता है, ना कि ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल से जो है एस्ट्रोजन का स्राव होता है, ना कि प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ देखा जाए तो लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना जो है वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि पृथ्वी की सतह से जैसे ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और पृथ्वी के निकट जो है समुद्र तट से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर वायु दाब लगभग 1 सेमी कम होता है। तो इसी प्रकार देखा जाता है कि लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व का उदाहरण है और इसका वायुमंडलीय दाब की कमी से कोई संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है और दूसरा कथन है कि विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 63 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रुधिर के संबंध में सत्य है। तो यहाँ पे 64 नंबर देखते हैं कि जो है इसका जो है यह एक तरल संयोजी ऊतक है और यह जो क्षारीय विलयन है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। तो तीनों ही कथन सत्य है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। हालांकि एक अन्य जो है कंडीशन में देखा जाए तो वयस्क मनुष्य में जो है लगभग जो है 5 से 6 लीटर रुधिर मौजूद होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ कवकों एफ्लालॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एफ्लालॉक्सिन द्वारा जो है यकृत प्रभावित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है और यह एक जहरीला पदार्थ है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है कि कुपोषण का स्थिति का संबंध किससे है। तो कुपोषण की स्थिति का जो है संबंध जो है असंतुलित पोषण, अतिपोषण एवं अल्प पोषण सभी से है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है एक कारण है। उनको देखने के बाद कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अभिकथन में दे रखा है कि आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी है और इसका कारण है कि शरीर में आयोडीन की कमी से
थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे 67 का सही जवाब है ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे जीव द्रव्य का जो है अभाव जो है देखा जाए तो जो है विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी जो है विषाणुओं में सजीवों के लक्षण है आनुवांशिक पदार्थ जैसे आरएनए होता है एवं डीएनए होता है और गुणन भी होता है। तो यहाँ पे जो है जो जीव द्रव्य व कोशिकाओं का अभाव जो होता है वो विषाणुओं में निर्जीवों के लक्षण है। और क्वेश्चन में पूछा गया सजीवों के लिए, लेकिन डी ऑप्शन जो दे रखा है वो निर्जीवों का जो है लक्षण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु कांच से जल में गुजरना होगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जो है जल से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त जो बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह भी है कि जो है प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? इनमें से प्रतिजैविक कौन सा है? तो यहाँ पे 70 का सही जवाब क्या होगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। तो अब बात करते हैं प्रतिजैविक के बारे में। तो प्रतिजैविक होते क्या हैं? तो अनेक सूक्ष्म जीवों में औषधि गुण पाए जाते हैं। इनका उपयोग जो है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। आजकल जो है जीवाणु और जो है कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन इत्यादि जो है प्रतिजैविक हैं। इन प्रतिजैविक के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर जो है इनमें से कौन सा नहीं है? असल में जान लेते हैं कि होता क्या है राज्य का जो है प्रत्यक्ष कर। तो भू राजस्व होता है, कृषि आय पर कर होता है, होटल प्राप्तियों पर कर होता है, व्यवसाय कर होता है, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर होता है, रोजगार पर कर होता है और टोल टैक्स होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है व्यापार कर या बिक्री कर जो है केंद्र सरकार का कर है, ना कि जो है राज्य सरकार का। अगला है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और सही कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो जो है यहाँ पे जो है वित्त आयोग के अध्यक्षों की बात की गई है। तो यहाँ पे जो है केसी नियोगी जो है पहले हैं और जो है 12वें हैं सी रंगराजन और 13वें हैं जो है विजय केलकर और 14वें हैं वाई.डी. रेड्डी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए दो कथन है, एक अभिकथन है एक कारण है, उनको देख के कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो अभिकथन में दे रखा है सेबी का कार्य जो है प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना है और इसका कारण है कि इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो जो है दोनों ही कथन सत्य हैं, ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 1992-93 में चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया और जो है दूसरा है कि हवाला बाजार विदेशी मुद्रा की क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है और नीचे दी गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ योजनाएं हैं और दूसरी तरफ उनकी प्रारंभिक वर्ष हैं। तो मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ, तो ये सही है। और अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो ये जो है कब शुरू हुई 9 मई 2015 को, ये भी सही है। अगला है स्टैंड अप इंडिया, ये शुरू हुई जो है 6 जनवरी 2016 को, ये भी सही है। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये हुई 20
नवंबर 2016 को। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य है, और दूसरा कथन है कि डीमैट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन सत्य हैं, तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। बोल्ड पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय क्या है। तो यहाँ पे जो है बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑन होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक जो है बिपिन चंद्र थे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। देश में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई, कब की गई ये बताना है आपको। तो इसको स्वीकृति 2015 में प्रदान की गई, जुलाई 2015 में, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो घर्षण जनित बेरोजगारी जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो है विद्यमान रहती है। इसके अलावा जो है बाजार की दशाओं में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। बजट 2023 में घोषित श्री अन्न योजना का उद्देश्य क्या है। तो श्री अन्न योजना का उद्देश्य है कि मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना, और इस योजना के तहत जो है किसानों को मोटे अनाज की उपज हेतु आर्थिक एवं कृषि संबंधी मदद का प्रावधान करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित फसलों में से किसको मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है बाजरा, ज्वार तथा मक्का इत्यादि को जो है सम्मिलित किया जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक जो है मूंगफली उत्पादन में शीर्ष पर है। तो मूंगफली उत्पादन में गुजरात राज्य जो है शीर्ष पर है, इसके पश्चात जो है राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। 84 नंबर क्वेश्चन है कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई। तो इसका गठन जो है 19 अप्रैल 2000 को मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया, और इसका उद्देश्य था कि पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध नियमन और संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों का कार्य करना। हालांकि इसका मुख्यालय की बात करें तो हैदराबाद में है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन मल्होत्रा समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है सही सुमेलित है। ISO और 5001 जो है ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित है। ये एक जो है मानक है जो ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के अनुसार 2024 तक जो है कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो इसका लक्ष्य जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य जो था 5.0 था, जबकि उसकी वृद्धि दर 6.0 थी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे देखा जाए इसके अनुसार जो है हरियाणा राज्य है, इसके पश्चात पंजाब का नंबर आता है, फिर गोवा का स्थान आता है। हालांकि शीर्ष वनावरण वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। तो 2010 में जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया,
वर्तमान में जबकि जो है अभी जो है लगभग जो है बात की जाए 2023 की शुरुआत तक, तो इसमें जो है देश में लगभग 12 जो है महारत्न कंपनियां उपस्थित है यानी कार्यरत हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन 2010। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है कि जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना गया है? तो यहाँ पे 90 को देखा जाए तो जो है सही जवाब है ए ऑप्शन, ब्लू बॉक्स सब्सिडी है। ए ऑप्शन सही जवाब है। कृषि समझौते के अंतर्गत जो है उत्पादन के उद्देश्य से कुछ सीमा तक जो है सब्सिडी की अनुमति दी जाती है, जैसे कि बिजली, पानी, उर्वरक आदि पर जो है सब्सिडी प्रदान की जाती है। लेकिन जो है ब्लू बॉक्स सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। विपरीत वक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के मध्य जो है आरेखी संबंध प्रदर्शित किया जाता है, और दूसरा कथन है कि वस्तुतः दोनों के मध्य विलोम शब्द पाया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? तो यहाँ पे अंकटाड द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 27 जनवरी 2014 को की गई, और जो है इसका जो है आरंभिक कोष की जो है पूंजी थी 500 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे जो है मानव विकास सूचकांक को बनाने के लिए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर एवं जो है प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, शिशु लिंगानुपात का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यह जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। ट्रिम्स का विस्तारित रूप क्या है? तो ट्रिम्स का विस्तारित रूप है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ट्रिम्स का जो है संबंध जो है WTO से है। यह केवल वस्तुओं के व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर लागू होते हैं, और जो है इसी के साथ ही यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या को खोजना है। तो यहाँ पे 60 है, तो 60 का जो है गुणा करेंगे 3 से तो 180 बनेगा। 90 का गुणा करेंगे 3 से तो जो है 370 बनेगा। तो किसका गुणा जो है 3 से करें कि 405 बन जाए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 135 का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है? तो ऐसा जो है 7 ये है, 4 ये है, और जो है 1 ये है, और जो है 1 ये है, और जो है 1 ये है। 4 है टोटल। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। विषम युग्म को चुनिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बल्ला से गेंद खेली जाती है, और जबकि बोतल में मदिरा आता है, कप में चाय आता है, और घड़े में पानी होता है। तो इस प्रकार जो है गेंद और बल्ला जो है विषम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 12 और 44 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो पहली संख्या मान लेते हैं x1 गुणे x2 इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पे 36 गुणे x2 इक्वल टू 12 गुणे 144। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 12 गुणे 144 बटे 36 क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित युग्मों में से किसमें वही संबंध है जो जी जे और क्यू यू के बीच में है? तो यहाँ पे देखा जाए जी और जे के जो है मध्य देखा जाए तो जो है कितना डिफरेंस है? +3 का, और जो है Q और U के मध्य देखा जाए तो +4 का संबंध है। तो उसी प्रकार देखा जाए तो
जी और क्यू के मध्य जो है, ये जी और क्यू के मध्य जो है +10 का, और इसके और यू के मध्य जो है +11 का। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, अधोलिखित कूट संकेतकों में से सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए एम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगला होगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, दो अमेरिकी जा रहे थे, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है? तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन पति पत्नी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, 103 नंबर क्वेश्चन है कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है। एक पिता की उम्र, मान के चले लड़की की उम्र जो है x मान लेते हैं, तो पिता की उम्र 9x हो जाएगी, तथा माता की उम्र पुत्र की 8 गुनी है, तो 8x मान लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पिता और माता की उम्र का योगफल 51 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र क्या होगी? तो कह रहा है कि 9x प्लस जो है 8x इक्वल टू 51 है, तो x इक्वल टू क्या होगा? 51/17 है, तो यहाँ पे 3 वर्ष, यानी जो है 3 साल का लड़का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे देखा जाए, इनको जो है मिलाते हैं तो 31 बनेगा, इनको मिलाते हैं तो 31 बनेगा, इनको मिलाते हैं तो 31 बनेगा, तो इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन 15 यहाँ पे रख देंगे तो भी 31 बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, कृष्णा अपने घर से 1 किमी पूर्व की ओर चला, पुनः 1 किमी उत्तर तथा पुनः 2 किमी पूर्व, 3 किमी दक्षिण और 3 किमी पश्चिम की ओर गया। उसे अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना होगा? तो पहले बात कर लेते हैं कि कृष्णा अपने घर से पूर्व की ओर चला, तो ये उसका घर है, तो पूर्व की ओर चला, फिर पुनः जो है उत्तर की ओर चला, फिर पुनः जो है वो पूर्व की ओर चला, और पुनः वो दक्षिण की ओर चला, और जो है पुनः वो जो है पश्चिम की ओर चला। तो यहाँ पे देखते हैं, पुनः 1 किमी वह पूर्व की ओर गया 1 किलोमीटर, पुनः वह उत्तर की ओर गया 1 किलोमीटर, पुनः वह पूर्व की ओर गया 2 किलोमीटर, पुनः वह दक्षिण की ओर गया 3 किलोमीटर, पुनः वह पश्चिम की ओर गया 3 किलोमीटर। तो अब जो है उसे पहुंचने के लिए कितना लगेगा? आपकी किस दिशा में चलना होगा? तो उसे जो है उत्तर की ओर चलना होगा, कितना? 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो ये रहा, 1 किलोमीटर ये रहा, क्योंकि 2 किलोमीटर तो यहाँ कंज्यूम हो गया ना, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, तो यहाँ पे जो है 2 किलोमीटर और चलना होगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, सर्वथा भिन्न को चुनिए। तो यहाँ पे भिन्न को चुनना है, तो अंगूठी, चूड़ी, टायर तथा प्लेट में से प्लेट भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी वस्तुएं जो है छल्लानुमा है, तो यहाँ पे जो है प्लेट जो है सही जवाब होगा, डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक समय बदलने में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब होगा, 84 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, यदि ए के पावर x इक्वल टू बी तथा b के पावर y इक्वल टू ए, तो एक्स वाई क्या होगा? तो एक्स वाई होगा 1 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित पारितंत्रों में से किस एक की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है ऑप्शन है मैंग्रोव की जो है उत्पादकता सर्वाधिक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, 110 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 5 मई 1988 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग के उत्पादक
और जो है पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को जो है व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करने हेतु लगभग 75% साक्षरता लक्ष्य हासिल किया जाए। और वर्ष 2009 में इसके स्थान पर साक्षर भारत मिशन का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका नाम बदला गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है। दूसरा है कि प्रदेश में इसका प्रयोग सन 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों से जो है सिंचाई लगभग 80% की जाती है, और नलकूप जो है 20वीं शताब्दी की देन है, और प्रदेश में इसका प्रयोग जो है 1930 में सर्वप्रथम मेरठ में हुआ था। तो यहाँ पे जो है मेरठ में हुआ था। उसके बाद सिंचाई का द्वितीय महत्वपूर्ण साधन जो है नहर है, जिससे लगभग 19% तक सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा? असत्य के लिए पूछा गया है, तो दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि जो है यहाँ पे सहारनपुर दे रखा है, जबकि मेरठ में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। मर्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है जो संबंधित है। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो मर्कोसुर की स्थापना 1991 में जो है असुनसियन की संधि के फलस्वरूप की गई थी, और जो है ये जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है? तो गोमती नदी जो है एक स्थलीय नदी है, जिसका उद्गम स्थान जो है पीलीभीत का दलदली क्षेत्र यानी फुलहर झील माना जाता है। पीलीभीत से जो है शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। जहाँ तक इसकी लंबाई की बात रही तो 940 किलोमीटर है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये जो है 114 का सही जवाब है ए ऑप्शन। मकरी एवं खोह क्षेत्र मिर्जापुर में पाया जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है 2009 में की गई, सितंबर 2009 में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इसके अंतर्गत कुल जो है 744 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र निर्धारित किया गया, और उत्तर प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक के गिरी पदों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है। 116 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जो है कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका सही जवाब है कार्यशील जनसंख्या है जो 59.3% है। बी ऑप्शन सही जवाब है। और इसमें जो है लगभग 29% जो है कृषक हैं और 30.3% जो है कृषि श्रमिक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रदेश में उद्योग अनुकूल वातावरण प्रदान कराते हेतु निवेश आकर्षण एवं सभी वर्गों को समावेशी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है वाराणसी में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो यहाँ पे देखा जाए तो दादरा एवं नगर हवेली की जो है 10 की वृद्धि दर जो है 55.9 है। मेघालय की है 27.9। उत्तर प्रदेश की जो है 20.2% और जो है अरुणाचल प्रदेश की है 26%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? तो इसमें जो है सोनभद्र में जो जनजाति पाई जाती है पहरिया, बैगा और खरवार। इसके अलावा जो है सहरिया जनजाति जो है ललितपुर में पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 121।
क्वेश्चन नंबर 121 है कि जो है अप्रैल 2023 में किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई। तो यहाँ पे 121 का सही जवाब है ए ऑप्शन, भारत द्वारा। ए ऑप्शन सही जवाब है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य है कि बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जैगुआर, हिम तेंदुआ एवं जो है क्लाउडेड लेपर्ड जैसे 7 प्रकार के बिग कैट्स का संरक्षण करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश जो है नाटो का 31वां सदस्य बना है। तो यहाँ पे 122 का सही जवाब है फिनलैंड जो है 31वां सदस्य बना है। और जो है यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। इसकी हालांकि जो है नाटो एक जो है सैन्य जो है गठबंधन है और इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस सेकेंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, वह किस देश की निवासी हैं। तो ये जो है यूएसए की निवासी हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। अप्रैल 2023 में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के किबिथू गांव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब है 124 का सी ऑप्शन, जो है पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया। वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया। तो यहाँ पे मुंबई शहर को शामिल किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। हाल ही में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना हेतु किस राज्य ने केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे 126 का सही जवाब है बी ऑप्शन, तमिलनाडु ने जो है इसके लिए समझौता किया है, जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 127। अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या था। तो यहाँ पे 127 का सही जवाब है। इसका आयोजन स्थल वाशिंगटन यूएस था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे 128 का सही जवाब है शाहरुख खान को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई। तो यहाँ पे देखा जाए यूएनएससी की अध्यक्षता जो है रूस को सौंपी गई। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हालांकि यूक्रेन ने इसका कड़ा विरोध भी किया और जो है रूस जो है यूएनएससी का स्थायी सदस्य है और जो है यूएनएससी की स्थापना जो है यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। अप्रैल 2030 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। तो यहाँ पे देखा जाए पहली महिला अंपायर बनी है जो है किम कॉटन। यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। वह जो है न्यूजीलैंड की निवासी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। अप्रैल 2023 में कॉप इंडिया 2023 नामक वायु सैन्याभ्यास भारत एवं किस देश के मध्य किया गया। तो यहाँ पे देखा जाए ये जो है भारत और जो है अमेरिका के मध्य किया गया और जो है पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में इसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया, जिसका क्या उद्देश्य है। तो जिसका उद्देश्य है कि नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा करना। इसके तहत 6 सदस्य रखे गए हैं और ये समिति इस मामले में सुझाव देगी कि सरकारी कर्मचारियों की वर्तमान एनपीएस ढांचे में बदलाव की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों में से किसने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। तो यहाँ पे जो है अमेरिका का एक देश है अल सल्वाडोर, जिसने जो है क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत किसने की है? बहरीन ने। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। 135 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? तो ऑपरेशन कावेरी जो है नाइजीरिया से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने शुरू किया। यह जो है अभियान सूडान में चल रही हिंसा से भारतीयों को सुरक्षित निकालने से संबंधित था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे जो है इसका आयोजन जो है 136 का सही जवाब है नई दिल्ली में किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसकी अध्यक्षता जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और जो है इस बैठक का मुख्य जो है उद्देश्य था कि अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रीय मुद्दे एवं मध्य एशिया की स्थिति के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया? तो जो है 137 का सही जवाब है 26 अप्रैल 2023 को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। अप्रैल 2023 में किस प्रकार के विस्तृत अध्ययन हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जूस मिशन प्रारंभ किया गया? तो जूस मिशन प्रारंभ किया गया तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन बृहस्पति। बृहस्पति के अध्ययन के लिए जूस मिशन शुरू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। अप्रैल 2023 में कम्बम पनीर थ्रचाई अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे ये जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और इसका उत्पादन तमिलनाडु राज्य की जो है कम्बम घाटी में होता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा तमिलनाडु, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित स्लाइनिक्स 2023 है एक क्या है? तो ये जो है एक जो है नौसैन्याभ्यास है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है और इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के मध्य जो है आपसी समझ में सुधार करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित आरओ टेस्ट पेपर का टेस्ट पेपर नंबर 7वां यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।